हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी में। और ये मुझे एक पीडीएफ बनी है जो जिसमें आपको मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका ए एस डब्ल्यू एम ओ जो पेपर फर्स्ट था उसमें जितनी भी आपकी जो बेसिक इकोनॉमिक्स आई है उससे मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स का मतलब अभी आप मतलब करंट का भी कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड है, जैसे कोई भी स्कीम वगैरह वो पूछ लेता है। बट आप ये मान के चलो कि 12 से 15 नंबर का जो इकोनॉमिक्स पार्ट आया था वो आज इस पर्टिकुलर क्लास से आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताता जाऊंगा उतना पढ़ना है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल लेकर बैठिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप लिख लोगे वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। सो आई होप, और साथ ही साथ इसमें आपको बाद में ये पीडीएफ मिल भी जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना और लर्न करना। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, हिंदी मीडियम में अगर इकोनॉमिक अगर आप हिंदी में पढ़ने लगोगे तो ऐसे ऐसे वर्ड है जिसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। चूंकि आपका जो पेपर है वो बहुत लैंग्वेज में आना है पहला वाला, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड है, कुछ है ही नहीं यार उसी में। बैंक वगैरह सब आरपीआर रिजर्व बैंक सब कुछ मतलब बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड है इंग्लिश है जिसमें कोई दिक्कत होगी। मैं चीज़ों को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। क्योंकि हिंदी में अगर माइक्रो और माइक्रो के भी पढ़ोगे तो व्यष्टि समष्टि तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कि अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अपने से एक वादा करिएगा कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट हमें देखना है हर हाल में। ठीक है। साथ ही साथ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो आप बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को अंडरलाइन करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी को सीधे आ जाते हैं एजी ब्राउन। एजी ब्राउन ने कहा कि आ सिस्टम विच पीपुल अर्न दियर लिविंग। मतलब कहने का मतलब कि सर वह सिस्टम जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए क्या करता है, जीवन के लिए क्या करता है, अपने जीवन के लिए क्या कर रहा होता है, अर्न कर रहा होता है। तो वो क्या कहता है उसको, अकॉर्डिंग टू जेएस ब्राउन के अनुसार था, पर जेयर हिक के अनुसार था, इकोनॉमी इज द कोऑपरेशन प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो ये डिफिनीशन ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर ये आ जाती है तो आपको ये आपका जे आर हिक्स लगा देना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं। सीधे यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्कस करें सर इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसमें 2 ब्रांचेज होती हैं। पहली ब्रांचेज क्या होती है, माइक्रो होती है, दूसरी मैक्रो होती है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे आपको याद रखना है। ठीक है। थोड़ा मैं इस मार्कर इसको और थोड़ा पतला कर ले रहा हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सीधी सीधी यहाँ पे बात कर रहा है मैक्रो, और मैक्रो का क्या मतलब होता है, दी जाता फर्स्ट यूज इकोनॉमिक्स बाय द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट जो थे आपके क्या थे, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, नॉर्वेजियन जो जिनका नाम था रैगनर फ्रिज। तो बस आप याद रख लो वही रैगनर फ्रिज थे, जो आपके रैगनर फ्रिज थे उन्होंने ही फ्रिक्स के जो थे उन्होंने ही इन दोनों वर्ड को यूज किया था। पहला क्या था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था, मेरे साथ लिखते जाएंगे, और दूसरा आपका क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स था। मैक्रो इकोनॉमिक्स था आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स था, क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, जिन्होंने 1933 में इसको खोदा था। इसीलिए जॉन मेनार्ड केनिन्स को द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना किसे कहा जाता है, जॉन मेनार्ड केनिन्स को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसमें डिफाइन कर लेते हैं। सर बहुत ही पॉइंट आउट करके मैंने चीज़ों को प्रोवाइड कराया है, ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल पॉइंट है वो जिन्हें आपको लर्न करना है। मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी है, हमें बहुत सारा पढ़ना है और हमें चीज़ों को कंप्लीट भी करना है। ठीक है। तो कह रहा है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी आपकी ब्रांच होगी इकोनॉमिक्स की, क्या कह रहा है, जो ब्रांच होगी इकोनॉमिक्स की सिंपल है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। तो इसमें क्या होता है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, सबसे पहले हम किसकी डिस्कस कर रहे थे, हेडिंग क्या थी हमारी, हाँ माइक्रो थी। तो कह रहा है सर जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, एक्चुअली इसमें क्या होता है, हम पूरा का पूरा होल इकोनॉमिक एज अ होल में डिवाइड करते हैं। मतलब कुल मिला के क्या होता है, हम पूरे को कंसीडर करते हैं। कह रहा है इसमें जो बिहेवियर होता है, परफॉर्मेंस होता है इकोनॉमी को एज अ होल कंसीडर करते हैं, एज अ होल नॉट अ पार्ट, मतलब कंप्लीटली होल टाइप पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये क्या आता है, किसमें बता रहा है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की।
उसके साथ साथ क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल आउटपुट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड टैक्सेस हो गया। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि स्पेशली वो किसकी बात करता है, जो नेशनल आउटपुट्स होते हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ता घटता है, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो 4 प्रकार की होते हैं, टैक्सेस जो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। कह रहा है जो जनरल थ्योरी होती है एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट द इंटरेस्ट एंड मनी। अगर टोटली देखा जाए तो सर, अगर हमसे पूछा जाए कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज पब्लिश बाय द कीनीज, ठीक है, कीन्स ने किया था। किसने किया था? कीन्स ने। हिंदी में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कीन्स ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर कीन्स ने कौन सी जनरल थ्योरी ऑफ बुक कह सकते हैं, हाँ बुक कह सकते हैं, ठीक है, बुक ही है एक प्रकार की। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी इन पब्लिश बाय द कीन्स इन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसके बेसिस पे किया था, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, कलर चेंज कर करके करेंगे आपको इंटरेस्टेड लगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है सर, इसमें किस प्रकार की स्टडी करते हैं सर, इसमें स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्शन इंडिविजुअली। अब मतलब उसमें होल था, इसमें पार्ट वाइज करते हैं। इसमें पार्ट वाइज सेज द हाउस होल्ड हो गया, फार्मा एंड इंडस्ट्रीज हो गया, ETC। तो सर कहने का मतलब है कि यहाँ पे पार्ट वाइज करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं। जो पार्ट वाइज करते हैं इकोनॉमिक्स, वो कौन सी होती है आपकी, माइक्रो। माइक्रो का मतलब आप समझ लो सूक्ष्म। क्या होता है माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो मतलब सूक्ष्म क्या होगा, जब छोटी छोटी चीज़ों में चीज़ों को करेंगे, ठीक है, तो वो सूक्ष्म में आ जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या डिफाइन किया गया है, तो कह रहा है जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है सर, वो रेफर करता है मैनर इन विच इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल आर कनेक्टेड टुगेदर टू कैरी आउट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब है कि सर ये एक प्रकार का तरीका होता है जिसमें क्या होता है, सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ कह रहा है सर, ये एक प्रकार का मेथडोलॉजी है डूइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एक प्रकार का एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करने के लिए एक प्रकार का मेथडोलॉजी विच मीट नीड द सोसाइटी, जिस प्रकार सोसाइटी को उसकी ज़रूरत होती है। अगर बात करें कि मेजर इकोनॉमिक सिस्टम में 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें पहला सिस्टम की बात की गई है जिसमें कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी होता है, सोशलिक सामाजिक होता है, मिक्स्ड मतलब मिश्रित होता है। तो आपने 3 प्रकार की पढ़ी होगी, जिसमें आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट, और माइक्रो मतलब मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटलिस्टिक। थोड़ा और जूम इन किए दे रहा हूँ ना ताकि चीज़ और। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर, इसकी खोज एडम स्मिथ ने की थी। इज द फादर ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का आपका PY क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ जहाँ PY आया मैं उसको ऐड करता जा रहा हूँ। तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी का इन्हें पिता माना जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज आल्सो टर्म्ड एज अ फ्री इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था, सॉरी फ्री अर्थव्यवस्था होती है। और यह मार्केट इकोनॉमी, इसे मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। वेयर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। द मार्केट डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब टोटल कंट्रोल क्या होता है, मार्केट का होता है। इसमें मार्केट का पूरा होल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। इसमें मार्केट का क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करती, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, या मिनिमम रोल होता है, मतलब 10% मान लो, 5% मान लो। यहाँ पे मार्केट ही सारी चीज़ों को सर्वा होता है। इस प्रकार से इसे डिफाइन किया गया। अगले पॉइंट की बात की जाए तो जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आर द प्राइवेटली ओन, जो प्राइवेटली ओन होते हैं, मतलब निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट अलाउ नहीं होता। जस्ट लाइक अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आपका GST हो जाता है, प्रॉफिट मोटिव। द प्राइवेट इंडिविजुअल हैज बीन द फ्रीडम टू अंडरटेक द ऑक्यूपेशन एंड डेवलप्ड बाय एनी स्किल। तो कहने का मतलब कहता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रीडम किया है, फ्रीडम अंडरटेकिंग में जो भी आपके व्यवसाय वगैरह आते हैं, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट स्किल आती हैं वो उसी के अंतर्गत आते हैं। इन जनरल द USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात की जाए तो आपका USA आ जाते हैं, जर्मनी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जापान आ जाता है। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, हाँ, तो इसके फादर कौन थे, तो इसके फादर आपके कौन से थे, तो कैपिटल इकोनॉमिक्स से फादर ऑफ द सोशलिज्म की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स आते हैं आपके, क्या आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं। इसे आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन है, बन सकता है। उसके साथ ही साथ कह रहा है सोशलिज्म इज डिफाइंड
with organizing a society in which the major industries are owned and controlled by government. A socialistic economic is also known as planned economy या कमांड इकोनॉमी। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी। तो जो आपकी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है ये किसके बराबर होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ प्लस और इसी को क्या बोलते हैं, बराबर कर लो, या इसी को हम लोग कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ओके तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो सर यहाँ पे पॉइंट क्या है सर, पहला पॉइंट तो ये याद करना है कि सर उसके फादर कार्ल मार्क्स है। उसके बाद सोशलिज्म जो डिफाइन करता है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजिंग है सोसाइटी विच मेजर इंडस्ट्री आर ओन्ड करता है एंड कंट्रोल करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कर इसमें भाग लेती है। और सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स की ही दूसरा नाम क्या होता है, प्लान इकोनॉमी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, कहता है सर जो इन सोशलिस्टिक इकोनॉमिक ऑल द सोर्सेज, जितने भी सारे सोर्स होते हैं आर ओन्ड, लिए जाते हैं एंड ऑपरेटेड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। इसमें किसी भी प्रकार का प्राइवेट संस्था का कोई रोल नहीं होता, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ही देखती है। जैसे पब्लिक वेलफेयर इज द मेन मोटिव ऑफ बिहाइंड द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं। तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे है तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, आगे बढ़ जाना। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपके कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन कह रहा है सर, इसका एम क्या होगा, तो एम एट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इक्वली अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सर समान काम के लिए सबको समान वेतन टाइप मिले, हेल्थ सारी सुविधा मिले, और इक्वली अपॉर्चुनिटी मतलब चाहे वो आपका मेल हो, चाहे वो एंड फीमेल हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको समान तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये चीज़ है। इसमें कौन कौन से आ जाते, जैसे आपके चाइना आ गया, वियतनाम हो गया, पोलैंड हो गया, क्यूबा आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि कौन से देश कौन सी इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। वियतनाम हो गया, पोलैंड, यूएसए हो गया, वो सब आपका किसमें था, आपका वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स था। सोशलिस्ट में आपका आ जाते हैं ये चारों, ठीक है। बट नाउ देयर आर नो एब्सोल्युटली सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट अब के समय में ये पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं आते, वो अलग बात है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आ जाता है, जुकाम हो गई ना इसलिए थोड़ा गला भी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ बोथ प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट भी होता है पब्लिक सेक्टर भी होता है, को एग्जिस्ट एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया ऐसी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें भैया प्राइवेट वाले बंदे भी होंगे और सरकारी भी बंदे होंगे, और साथ में मिलकर क्या करेंगे, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में काम करेंगे। ऐसी इकोनॉमिक हमारी यहाँ ही होती है इंडिया में, और उसके साथ साथ अदर स्टेट में भी होती है, बट देख लें अदर कंट्री। इन दीज इकोनॉमिक सोर्सेज आर ओन्ड किए जाते हैं बाई इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। भैया इसमें जो सोर्सेज का अधिग्रहण किया जाता है ये दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है सर। इसमें सर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं सर, इंडिया आता है आपका, इंग्लैंड आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडिया हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया, बात खत्म। इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ना है इसमें। आ जाओ, नेशनल इनकम क्या होती है। 12 मिनट में एक टॉपिक खत्म किया है। थोड़ा वेट कर लो, 30 सेकेंड, थोड़ा सांस ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं नेशनल इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम क्या होती है सर, नेशनल इनकम इज प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव। भैया ऐसे हिंदी में समझा रहा हूँ ना, हिंदी वाले बंदों को लगेगा नहीं, आप लोग को बिल्कुल अट्रैक्शन हो जाएगा कि सर बिल्कुल मज़ा आ गया, इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब कॉमन ही लगेगा आपको, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है सर, नेशनल इनकम प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके नेशन में, राष्ट्र में हो रहा है, उसको जो कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। इट डिनोट द कंट्रीज परचेजिंग पावर। ये डिपेंड करती है आपका कि कितना आपके कंट्री का परचेजिंग पावर है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मेजर्ड बाय द रेट एट व्हिच द रियल नेशनल इनकम ग्रोथ ओवर अ टाइम। कह रहा है किसी भी देश की अगर हमें ग्रोथ पता करनी है इकोनॉमिक को, तो हम सिंपल क्या जानेंगे कि सर उस पर्टिकुलर नेशन में इनकम की ग्रोथ पर टाइम कितनी हो रही है रियल में, वही आपकी रेट आपकी क्या हो जाती है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को डिफाइन कर देती है। उसके साथ साथ नेशनल इनकम क्या है, 10 सर्व्स एज द इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। साथ में क्या कह रहा है कि सर ये एक नेशनल इनकम एक प्रकार के सर्व करती है, किस प्रकार का सर्व करती है, एज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह होती है उसके इंस्ट्रूमेंट जैसे उपकरण होता है, उपकरण के तौर पे नेशनल इनकम इस पे काम करती है। साथ ही साथ कह रहा है कि सर जो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, जरा हमें समझा दीजिए सर, इसका मतलब क्या होता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करेंगे
वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखे हुए हैं। द टोटल मनी वैल्यू, याद रखिएगा, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइंड गुड्स। क्या है? द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइंड गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कह रहा है जितना भी टोटल इकोनॉमी ऑफ वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी कंट्री के द्वारा जीएसटी में, जीडीपी में, या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जितना भी होता है फाइनल, तो उसकी जो वैल्यू होती है, मनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जैसे ही असल में क्या है कि आप लोग के पास टाइम भी कम बचा है, क्योंकि मैं अगर बनाने बैठा हिंदी इंग्लिश तो मेरे को 1 हफ्ता लग जाएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो ले आया हूँ। तो आप लोग इसे पूरा कवर कर लो, उसके साथ साथ उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको क्या करूँगा, दोनों फॉर्मेट में, बोथ लैंग्वेज में बनाकर आपको फिर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बट आप तब तक आप इससे कवर कर लो यार, इससे ज़्यादा सही है। ठीक है, तब तक अब देखो कौन कौन से नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सर। इसमें जीएनपी होता है, जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, नेट एनएनपी होता है, और इसके साथ ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम। देखो भैया मैं बता रहा हूँ, बस ये 4 याद कर लो, और ये पर कैपिटा इनकम याद कर लो। बस इतने से काम हो जाए ना आपका। आप हमें बस इतना ही पढ़ना, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो भैया, याद रखना भैया, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें रिलेशन आता है, बस रिलेशन जानेंगे आगे बढ़ेंगे। एक जीडीपी फैक्टर है, उससे रिफ्लेक्टर, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कहा 4 वो बाकी है, बाकी हमारे लिए एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए होगा उसका जानेंगे बाद में। कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो सर इसमें क्या होता है सर, जो ये जीडीपी होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ नेशन, मतलब नेशन की बाउंड्री के अंदर, ड्यूरिंग अ ईयर पीरियड, मतलब 1 साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके पर्टिकुलर कंट्री में या अंडर बाउंड्री एरिया में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी वैल्यू को ही मेजरमेंट कैसे करते हैं, जीडीपी के तौर में करते हैं। फॉर इंडिया की बात करें, फॉर इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इंडिया में कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना सारा चीज़ें होती है जीडीपी के अंतर्गत आता है। बात करें इंडिया जीडीपी 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन पैरिटी। देखो यार ये करंट डाटा है, तो एक बार चेक कर लेना आप लोग के रिसेंट में क्या है। ठीक है, अगर चेंज हो गए तो अदरवाइज तो 3rd स्टेट में है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एनडीपी आ जाता है, इज द जीडीपी कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग वेट एंड डिप्रिसिएशन। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, हटा दो उसको। अगर आपके गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कमी आ गई, जो डिप्रिसिएशन को अगर आप जितनी भी कमी आई उसको घटा दो, तो वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है, बात खत्म। तो इसका डेफिनेशन भले ना याद रखो, मगर ये फॉर्मूला आप याद रखो, बात काम इससे काम खत्म हो जाएगा, आपको चल जाएगा। एनडीपी इज एन इकोनॉमी हैज ऑलवेज लोअर देन द जीडीपी। देखो अगर हम किसी भी मनी में, जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन को हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भैया हर हाल में एनडीपी, जो आपकी एनडीपी होगी वो हर हाल में क्या होगी, कम होगी आपकी जीडीपी से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन सब में आपके क्वेश्चन आया है, ध्यान देना, ये सब पीवाईक्यू हैं, सब में पीवाईक्यू आया है आपका। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें देख लेते हैं, ये भैया क्या किस खेत की बोली है, देखते हैं इसे, चलो इसको समझते हैं। तो बेसिकली हमें क्या समझना है सर, फॉर्मूला, आ जाओ फॉर्मूले में। तो सर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है सर, अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं, फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी इनकम को कर दो ऐड, और जीडीपी के साथ लिख दो, तो वही आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है सर, जो जीएनपी होता है टोटल मेजर द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द मार्केट एंड द वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द करेंट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग ईयर। साथ ही साथ क्या है, इंक्लूडिंग द नेट इनकम अबोर्ड, मतलब फॉरेन एरिया। कह रहा है सर जो इनकम अबोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपका
ट्रेड बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल लोन्स हो गए, प्राइवेट रेमिटेंस हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। प्राइवेट रेमिटेंस क्या होता है, जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो अकाउंट प्राइवेट ट्रांसफर होता है। ट्रेड बैलेंस में क्या होता है सर, नेट आउटकम्स जो होता है ईयर अब इन टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। इंटरेस्ट एंड एक्सटर्नल लोन्स क्या होते हैं, जिसमें हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ इनफ्लो एंड इंटरेस्ट पेमेंट, आउटफ्लो इन इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। इन इंडिया इज द केस ऑफ ऑलवेज बीन द नेगेटिव, हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव ड्यू टू हैवी आउटफ्लो ऑफ एन अकाउंट ट्रेड एंड डिफिसिट। तो भैया ये हमेशा क्या होता है, माइनस में रहता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आउटफ्लो करता है अकाउंट ना, जो भी उधार वगैरह ज़्यादा लेने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, खैर आपको जो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो क्या कह रहा है सर, जो जीएनपी होता है, जीडीपी में अगर आप क्या कर देते हैं, माइनस इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, तो हमारे इंडिया के लिए याद रखना, ये इंडिया के लिए है, क्योंकि हमारा अबॉर्ड का इनकम माइनस ही रहता है। तो हमेशा क्या होता है कि जो इंडियाज की जो जीएनपी है ऑलवेज लोअर देन द जीडीपी, तो इसमें लोअर देन द जीडीपी ही हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये 2 पार्ट में नहीं होती तो इसे 2 पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक घंटे में कोशिश करेंगे चीज़ों को समराइज करने जितना मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आपका जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें डिप्रिसिएशन को फिर से घटा दो तो आपका क्या आ जाता है, एनएनपी आ जाता है। इससे ज़्यादा और समझने की बात नहीं है, आगे बढ़ो। उसके बाद एनएनपी का एक फॉर्मूला और बनता है कि सर क्या करें, ये करते हैं कि जो जीडीपी है उसमें इनकम ऑफ अब्रॉड को जोड़ देते हैं, उसका डिप्रिसिएशन कर देते हैं, तो वही चीज़ होगी, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये जीएनपी ही होती है। ये जो चीज़ थी आपकी वो किसके बराबर थी, ये जो चीज़ थी आपकी जीएनपी ही होती है। ये क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। जनरली जीएनपी होती है, मगर अगर मैं इंडिया की बात कर लूँगा तो इंडिया में यही जीडीपी और जीडीपी के साथ माइनस हो जाता है इनकम इन अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वैल्यू जो आती है वो कम ही होती है अब्रॉड की। ठीक है, सब आपसे पूछ सकता है अब्रॉड में कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बता दी ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। एनएनपी फैक्टर भूल जाओ। पर्सनल इनकम क्या होती है ये ज़रा जान लो। पर्सनल इनकम, सर द इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर द पेमेंट इन डायरेक्ट टैक्सेज इन ईयर। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स पे करने के पहले जितने भी सोर्स से आपको पेमेंट मिला है इंडिविजुअल, वो आपका पर्सनल इनकम। फॉर्मूला क्या होता है पर्सनल इनकम का, तो सर पर्सनल जो इनकम होती है नेशनल इनकम में जितना भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और ट्रांसफर पेमेंट होता है वो सब होता है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। पर कैपिटा इनकम पढ़ लो। पर कैपिटा इनकम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ते जाना। अगर बहुत ज़्यादा ही टाइम है तो पढ़ते रहना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम कह रहा है कि द एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर में एक पर्सन की एवरेज जो इनकम होती है डेट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम कहलाती है। सर फॉर्मूला बस याद कर ले, बाकी काम बन जाएगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जितना नेशनल इनकम होता है उसे उसके पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, रियल इनकम पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं ना, ये दोनों आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट। आ जाओ, ग्रॉस वैल्यूड वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं सर। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, इट इज अ मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इन एन एरिया एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अरे सर जी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर जी, जो ये है ये जनरली जो गुड सर्विसेज आपका पर्टिकुलर एरिया में, ना कि पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा है। जब पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री या सेक्टर की बात करेगा तब वहाँ पे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है। अब सर ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालें, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें सब्सिडीज को जोड़ दो और माइनस क्या कर दो, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो तो निकल आएगा। तो हाँ सर ये फॉर्मूला थोड़ा सही लग रहा है, इसको याद कर लेंगे। इसको याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आ जाओ यार नए टॉपिक में। नया टॉपिक क्या है, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें 2 प्रकार के कॉस्ट पढ़ने, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है। तो कह रहा है सर जो एक्चुअल इन ऑकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस बाय द फर्म्स एंड इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमी इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। मतलब बिना ऑकर इनक्योर्ड आपका गुड्स होता है, एक्चुअल इनकर्ड जो आता है। जैसे मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ यार, थ्योरी छोड़ो, एग्जांपल जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑफ लोन का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, रॉ मिनरल्स हो गया उसमें जो लग रहा है, लेबर का जो रेंट लग रहा है, जो पावर है, ये सब आपके किस में आएंगे, फैक्टर कॉस्ट।
आप एक को याद रखो। अगर दो में से, मैं कहता हूँ अगर दो में से दोनों नहीं समझ में आ रहा तो दो में से एक को समझ लो। जैसे मार्केट कॉस्ट क्या है? इज ड्राइव्ड आफ्टर एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इट मीन्स द कॉस्ट एट विच द गुड्स रीच द मार्केट। ठीक है, तो कहने का मतलब सर देखो बहुत ज़्यादा नहीं में जाना, मैं अगर आपको की पॉइंट दूं तो आपको याद करने का, अगर फैक्टर कॉस्ट आए तो आपसे पूछेगा कि सर बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन लोन्स या रॉ मटेरियल लेबर लेन, ये किस प्रकार का कॉस्ट होता है? फैक्टर होता है कि मार्केट होता है? तो फटाक से फैक्टर लगाना है। ठीक, बाकी अंदर नहीं घुसना है हमें। मार्केट कॉस्ट का पूछ ले तो ड्राइव है एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्स टू द। अगर आप फैक्टर कॉस्ट में, सिंपल से अगर आप फैक्टर कॉस्ट में, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको मार्केट कॉस्ट चाहिए तो आप फैक्टर कॉस्ट में क्या करो, जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अरे चल जाओ भाई, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक, तो आपको बन जाएगा। इन ऑफिशियल कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जनवरी 2015 से करना चालू किया गया था। ठीक है, SCO स्विच करके ये सब ठीक है, इसको छोड़ दो। प्राइस में देख लो, प्राइस क्या होता है सर? कॉस्ट पर समझ में आएगा, प्राइस देख लो। कह रहा है सर जो इनकम कैन बी ड्राइव होती है एट टू प्राइसेस, कांस्टेंट एंड करंट। एक कांस्टेंट प्राइस, एक करंट। द डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस इज ओनली दैट द इम्पैक्ट ऑन ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर आपसे करंट प्राइजेस पूछेगा तो कांस्टेंट प्राइजेस प्लस इन्फ्लेशन, और अगर आपसे कांस्टेंट प्राइस पूछेगा तो करंट प्राइजेस माइनस इन्फ्लेशन, ये चीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आए तो स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पढ़ाई क्योंकि आपके सिलेबस में आ चुका है PIQ में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ट्रिपल P क्या होता है? ठीक है, तो ट्रिपल P आपको कई जगह मिला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी मिला था आपको, यहाँ भी मिला है। तो आपको बस इसका एक पॉइंट ये वाला याद रख लेना है कि जो भी सर कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटिंग टू परचेजिंग पावर, इसी में आते हैं। ट्रिपल P इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट एस्टिमेट द अमाउंट दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड टू प्राइज ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करता है। ये दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में होता है। ठीक, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ है, तो ये देख लीजिएगा, करंट में तो वैसे सेम है। स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक में देख लो भैया, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। तो भैया आपको बस याद रखना है एग्जाम्पल, क्या याद रखना है? एग्जाम्पल, क्या याद रखना है? एग्जाम्पल, और कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा सर इकोनॉमिक जो आपकी एक्टिविटी विच प्लेस द एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल सच है, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, माइनिंग, ऑयल हो गया, एक्सप्लोटेशन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये बस याद रखते जाओ, बात खत्म। ओके, काम बन जाएगा तुम्हारा। एग्रीकल्चर सेक्टर याद रखो। ठीक है, अग्रेरियन, ये सब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं पढ़ना है। उसका सेकेंडरी सेक्टर में बात कर रहे हैं कि जिसमें आपका एक्टिविटी अंडर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर से आप रॉ मटेरियल फॉर्म करते हो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है, टर्सरी में बात कर ले। टर्सरी क्या कह रहा है सर? ऑल द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच सर्विसेज प्रोड्यूसर फॉल दिस सेक्टर सच एज एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग, ये सब टर्सरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सर्विस हो जाता है। उसके बाद सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंडिया के टर्म्स में देख लो भैया। तो इंडिया के टर्म्स में जो प्राइमरी आ जाता है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। अब इंडिया के टर्म्स में है तो भैया सबको याद करना पड़ेगा अच्छे से कौन कौन सा होता है। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उसी को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन ज़्यादातर होते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड अलाइंड एक्टिविटी जो होती हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सच एज कैटल फार्मिंग, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कॉर्न हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस्ड होता है, जिसमें गुड्स एंड कमोडिटीज़ होती हैं प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफार्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, कॉटन टेक्सटाइल होता है, जूट, शुगर, सीमेंट, पेपर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, ऑल छोटी स्मॉल छोटी छोटी उसमें इंडस्ट्री जो आती है वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक,
टर्सरी सेक्टर की बात करें तो टर्सरी सेक्टर में आपका कौन सा आ जाता है, तो टर्सरी सेक्टर है जो ऑल्सो नो द सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड द गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड्स हो गया, पोस्टल हो गया, टेलीग्राफ हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती है, टर्सरी में। फिर से बता रहा हूँ, सर्विस साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रेड हो गया, पोस्टल हो गया, टेलीग्राफ हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ETCS। उसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ GDP इन इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इन पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक अकाउंट ऑफ 7.39% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है सर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इन इंडियन GDP बात करें तो कंपोजिट करेंटली फॉलो द एग्रीकल्चर में 16.5 और इंडस्ट्री में 29 है और सर्विस में आपका 53.09 है, ठीक है सर, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या याद रखने वाली चीज़ है सर, लिवलीहुड पॉइंट के लिए 48% है, 48.7% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, ठीक है सर, ये भी याद कर लेंगे। सेक्टर शेयर द वर्किंग फोर्सेज एग्रीकल्चर 48%, टर्सरी में 27 है, सेकेंडरी में 24%, ओके सर, ये भी याद करें। इंडिया सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी सच एज हायर दैन द वर्ल्ड्स एवरेज इज 6.54 है, ठीक है सर, इसको भी याद कर लेंगे। और क्या याद करें सर, ये लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इन इंडिया वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल GDP में बाई नॉमिनल GDP के अकाउंट, और थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो भैया ये चीज़ आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। तो कह रहा है कि भैया अगर नॉमिनल GDP के तौर पे पूछा जाए तो भैया 5th नंबर में है, और अगर आपसे पूछा जाए कि PPP के परचेजिंग पावर पैरिटी में आपका थर्ड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, परचेजिंग पावर में थर्ड दिखा रहा है, ठीक, ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना घुस के नहीं पूछेगा, इसको आप चाहो तो स्किप कर दो। स्किप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की स्किप करो, इतना ज़्यादा नहीं। RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यार, क्या है ये RBI। भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कब स्टेब्लिश हुए थे, 1 अप्रैल 1935, 1935 में आया था, अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो यार कभी कभी ना तुम लोग 1934 लगा दे, तो नहीं 1934 नहीं 1935 लगाओ, 94 में तो एक्ट आया था, क्या आया था आपका, एक्ट आया था, ठीक। तो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जो सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वाज इनिशियली वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता एंड हेडक्वार्टर आर मूव्ड फ्रॉम द कलकत्ता टू मुंबई 1937। तो सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया था और कलकत्ता में फिर बट हेडक्वार्टर को कहाँ पे चेंज कर दिया था, मुंबई में 1937 में, ठीक है। अगर उसके साथ साथ क्या गया तो ओसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो क्या थे आपके, ओसमोन ओ स्मिथ बोल देते हैं, ओसबॉर्न स्मिथ बोल देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर RBI हुआ नेशनलाइज कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, और साथ ही साथ RBI का जो नेशनलाइज कब हुआ था, राष्ट्रीय बैंक कब बना था, तो ये 1949 में बना था। और क्या था, कोलकाता में सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इसके हेडक्वार्टर को मुंबई के 1937 में चेंज कर दिया गया था, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो अब देखो क्या क्या था, फिर से रिपीट करो सर, RBI, ठीक है सर, रिजर्व बैंक इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1934 में, मगर जो रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट आया था वो 1934 में आया था। उसके साथ सबसे पहले इसे एस्टेब्लिश किया गया था हेडक्वार्टर को कलकत्ता में, बस 1937 में से कलकत्ता से मुंबई ले आया गया था। उसके बाद इसको नेशनलाइज किया था 1 जनवरी 1949 में, क्या किया था, 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। तो इसके गवर्नर क्या थे, ओ स्मिथ थे, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को याद करना, तो रिकॉल करेंगे ना तो चीज़ें रिकॉल करने से याद होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सब नहीं पूछे था आपसे, वैसे 4 होते हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, सबको पता है मेन, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से, द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज द गवर्नर ऑफ RBI, ये थे आपके मनमोहन सिंह। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा पॉइंट आउट करना है, इकलौते थे जो प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। रिजर्व बैंक इंडिया रिफर द नेम ऑफ मिंट स्ट्रीट, ठीक है, मिंट स्ट्रीट भी बोलते हैं। खैर, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया आपसे कोई मतलब नहीं है, मॉनेटरी अथॉरिटी, इशूअर अथॉरिटी, ये सब आपको नहीं पता है। बैंकर्स बैंक, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बैंकर्स बैंक किसको बोलते हैं, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, RBI बैंक्स फॉर द ऑल बैंक ऑफ इंडिया इज प्रोवाइड द लोन
टू बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ बैंक्स और डिस्काउंट और बिल ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, लेंडर टू रिसोर्ट, नहीं नहीं ये सब आपके लिए जरूरी है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, ये नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट। रेगुलरी इकोनॉमिक, नो 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 नो, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंकिंग ऑब्स्टमैन स्कीम, हाँ बस इतना याद रख लो, इतना ये कब आया था, बस इतना पढ़ना और पढ़ लेना। वैसे भी बैंकिंग में ज़्यादा पूछते हैं, आपके उसमें मेरे पास सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं आपको पूरी दे रहा हूँ। बट जब मैं इस पीडीएफ को सॉर्ट आउट करके लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा तो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। बट आपको के लिए अभी ना आप वीडियो से ना इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना यार, टाइम वेस्ट मत करना नोट्स का भी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आरबीआई के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो डेवलपमेंट बैंक्स लाइक आईडीबीआई ओ सीडीयू नाबार्ड हो गया, एनडीबी हो गया, एग्जिम बैंक है, सब ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी देख लो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसमें बात थोड़ा सा जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो कह रहा है सर, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू यूज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड टू रेगुलेट द मैग्नीट्यूड सच एज इंटरेस्ट रेट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स हो गया, विद व्यू ऑफ द अचीविंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो ये बस याद रखो इस चीज़ को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 48 ZB, बस इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहाँ पे नेचुरलिटी ऑफ ये सब, ये भी आपके लिए मतलब का नहीं है, ठीक है, छोड़ो यार, जो है उतना ही पढ़ते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, ये भी ओपन मार्केट, ये भी छोड़ दो। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाओ भैया, ये हम आते हैं। कैश रिजर्व रेशियो भैया क्या होता है, इसका तो सबसे पहले CRR फुल फॉर्म याद रखना, आपसे इतना ही पूछ लेगा CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल कैश रिजर्व ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द किससे, जेएम कीन्स ने किया था, ठीक है। फुल फॉर्म बस याद रखो, फुल फॉर्म क्या होता है, और ये पॉइंट चाहो तो याद कर लो, ऐसे इतना नहीं पूछेगा। उसके बाद एसएलआर क्या होता है, फुल फॉर्म बस याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं पूछेगा आपसे। रेपो रेट RR, रिवर्स रेपो रेट RR, ठीक है। इस चीज़ को अगर चाहो तो थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हैं कि द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर फ्रिक्वेंटली यूज टू टूल विच आरबीआई कैन कंट्रोल द अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। अर्थशास्त्र में जितना मतलब जो भी आर्थिक होता है उसमें जो कंट्रोल करता है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की तरह ही करता है। जो रेपो रेट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि जो RR होता है ऑलवेज भी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, RRR से, ठीक है, ये ज़्यादा होता है, ठीक। रेपो रेट देख लो, इंडिविजुअल क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज एट द रेट विद द सेंट्रल बैंक एंड कंट्री लेंड मनी, कंट्री लेते मनी लेती है टू द कॉमर्शियल बैंक के लिए इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल एंड फंड, ठीक है। और जो भी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रेट एट विद आरबीआई विलिंग टू बारो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, जो बारो करती है कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है। द रेट एट विच, जिस रेट में क्या करता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेता है, उधार लेता है, डेट इज द रिवर्स रेपो रेट, या बारो करता है। ये चीज़ हो गई, ठीक है ठीक है, अब नहीं पढ़ना ये सब, ये आपके काम का नहीं है। बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात की जाए तो इस पॉइंट को याद करना। पहले स्टार्टिंग 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक थे और 19 जुलाई 1959 से 1980 में इनको क्या किया था, प्लान किया गया था, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट टू ओवर एन अदर 6 कॉमर्शियल बैंक और लिए थे उन्होंने। ऑब्जेक्टिव वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कमर्शियल बैंक से भी आपका कोई मतलब नहीं है। फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, एडवांसिंग, छोड़ दो इसको, ये आपके काम की नहीं, ये भी आपके काम का नहीं है। बैंक, पेमेंट बैंक, नहीं नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये भी मतलब नहीं है आपका, ये भी कोई मतलब। अब ये आ जाओ नाबार्ड, यहाँ से आपका मतलब है।
तो नाबार्ड क्या होता है? नेशनल, पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके सर, याद कर लिया। नाबार्ड वार इस्टेब्लिश बाय द बी शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी के द्वारा हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है सर, याद कर लिया। क्या कह रहा है? नाबार्ड सेटअप द जुलाई 1982 एक्ट वाज द एक्ट पार्लियामेंट टेक ओवर द फंक्शन ऑफ ARDC, ठीक है। सो रिफाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ RBI रिलेशन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ RRBs, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, इस पॉइंट को याद रख लो। जनरली ये दोनों पॉइंट तो मोर देन सफिशिएंट है। फंक्शन नहीं याद करना, फंक्शन में क्या ही फंक्शन करता है, क्रेडिट वगैरह देता है। किसको देता है? क्रेडिट नाबार्ड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, कॉटेज होता है, विलेज इंडस्ट्री होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, रूरल क्राफ्ट्स होते हैं, सब में देता है। तो ये सब आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीति आयोग, उसको हेड क्या होता है इसमें? इंडियन नीति आयोग द अदर ऑल इंडिया स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सब जरूर नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्कीम आ गई, नहीं ये स्कीम थोड़ा देख लो। पहले क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें क्या था? तो सर, विच इज अचीव टू ऑब्जेक्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन द एक्सपेंडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लार्ज हिथेटो अनजर्ड पॉपुलेशन इन कंट्री अनलॉक द ग्रोथ पोटेंशियल एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना PMGGI कब आई थी भैया? आपसे बस यही पूछ लेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2014। आ जाओ मनी की बात कर लेते हैं। मनी क्या है? तो मनी क्या है? मनी है, मनी इज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्ट एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड दैट सेट्स द सर्वस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है सर। ओके, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम आपका नहीं पढ़ना, ये सारे सिस्टम नहीं पढ़ने, आपके काम के नहीं है। प्लास्टिक मनी, क्रिप्टो करेंसी बस देख लो। तो सर, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी विच इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इज यूज टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर फंड एंड ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली सेंट्रल बैंक एंड जैसे लाइक अ बिटकॉइन, ठीक। बाकी नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, इनके फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना। अगर कुछ मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले टर्म्स जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR होता है, बस इतना देखते जाओ। इनका भी फुल फॉर्म याद कर लो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR होता है, कैश रिजर्व रेशियो CRR होता है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता है, ठीक है। अब आ जाओ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल से हमें कोनो मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब, हमें मतलब है बस इन्फ्लेशन से, ठीक। तो हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, बस हमें क्या पढ़ना है? इन्फ्लेशन। तो भैया इन्फ्लेशन क्या है? इज एन कंसिस्टेंट एंड अप्रिसिएबल राइज एंड जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है। इन अदर वर्ड, इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग, बढ़ेगा तब राइजिंग होगा। कॉन्सिक्वेंटली द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी फॉलिंग। तो जैसे जैसे आपका क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज होगा, कॉन्सिक्वेंटली उसका जो परचेजिंग पावर होगी वो आपकी क्या होगी? घटेगी। कह रहा है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडिसेस विच आर टू काइंड ऑफ। पहले होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है, WPI बोलते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये तो पढ़ना ही है। और ये पॉइंट में आपको इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। कितना होता है, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कैश पुश इन्फ्लेशन होता है। अब देखो, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है? सर, जब डिमांड एंड सप्लाई प्ले क्रूशियल रोल टू डिसाइडिंग द इन्फ्लेशन लेवल इन द सोसाइटी एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द इंटेंस द डिमांड इज हाई, कह रहा है डिमांड हाई होगी और फॉर अ प्रोडक्ट एंड देन सप्लाई क्या होगी? लो होगी। मैंने एक बार चार्ट में बताया था। देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो तीन चीज़ें क्या है? हाई होगा, क्या डिमांड हाई होगा किसका? प्रोडक्ट का। सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसी का वाइस वर्सा कर लो, इसी का वाइस वर्सा कर सकते हो, ठीक। कैश, और उसके बाद कैश पुश इन्फ्लेशन बात कर लो। व्हेन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट रेजेज इन्फ्लेशन रिजल्ट इंक्रीज इन वेजेज पेड, वेजेज बढ़ जाएगा, लेबर का भी बढ़ जाएगा, और लीड द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कैश पुश। अब मेनली जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। गोलैपिंग नहीं, ये हाइपर इन्फ्लेशन, हाँ हाइपर इन्फ्लेशन थोड़ा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है।
तो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन लार्ज एंड एक्सेलरेटेड विच माइट हैव द एनुअल रेट्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूरी ट्रिलियन सच एज नॉट अ वेरी लार्ज इन अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइजेस सूट अप। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इतना जरूर डेफिसिट। एक सेकेंड थोड़ा, तो इसके आगे बात कर लेते हैं। और क्या क्या ये सब नहीं पढ़ना आपको, छोड़ो इस सब को, छोड़ो 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 छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जान लो थोड़ा, ऑन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको भी। ये अलग से टॉपिक है ना, इनको अलग से कराएंगे, ये भी छोड़ दो। अब यहाँ से देख लो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाए। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या रहा है, डिफ्लेशन क्या होता है सर। इसेंशियल फीचर ऑफ डिफ्लेशन इज फॉलिंग प्राइस। जब प्राइस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है या गिरती है, रिड्यूस मनी सप्लाई, सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जिससे क्या होता है, बेरोजगारी आती है। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है, प्राइस गिरता है, मनी रिड्यूस हो जाती है सप्लाई की, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे कारण हो जाते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन के, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तब वो होगा, अगर आपका मनी रिड्यूस हो गई तब, अगर आपका प्राइस गिर गया तब। थ्रू द फॉलिंग ऑफ प्राइस एंड डिजायरेबल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन such a fall should not be lead to fall of the level of production and employment। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा डीप में अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो पहली लाइन बताई उतना समझे रहना। कह रहा है बट द प्राइजेस फॉल फ्रॉम अ लेवल बट ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट बोथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी एडवर्सली इफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये सब पॉइंट नहीं याद करना है भैया, मैं बताता हूँ कितना पढ़ना है, जितना मैंने बताया है बस इस पॉइंट को आप याद रखोगे, बस बात खत्म। स्टैगफ्लेशन क्या होता है सर, जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब दोनों चीज़ें होती हैं, एंड हाई इन्फ्लेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हाईली अनएम्प्लॉयमेंट, हाईली इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, तब ये स्टैगफ्लेशन कंडीशन आती है। डिस 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 इन्फ्लेशन क्या होता है, वो डिफ्लेशन था। ठीक है, डिस इन्फ्लेशन, अब ये समझो, डिस इन्फ्लेशन इज द स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब आपका इन्फ्लेशन के रेट स्लो डाउन हो जाता है बाई कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल कंज्यूमर्स विदाउट कॉजिंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट। डिसइन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का जब रिवर्स कर देते हैं विदाउट क्रिएटिंग द, बिना किसी बेरोजगारी के, अगर हम इन्फ्लेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, बाई रिड्यूसिंग आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड द डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन इंडिया देख लो, तो बस हमें वो सब तो पढ़ चुके हैं, बस हम बस देखते हैं। इन इंडिया वीक्स ऑफ द 10 जनवरी 1942 में फर्स्ट इंडेक्स होलसेल प्राइस कमांड्स किया गया था WPI के द्वारा। ओके, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं। बिजनेस साइकिल आपको नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हाँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भैया आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब 15 मिनट है हमें, ठीक है, तो हम इसमें इसको कवर ही कर लेंगे। एक या दो वीडियो में करेंगे, नहीं तो एक वीडियो में थक जाएंगे पूरा। ठीक है, दो वीडियो में कवर कर देंगे, पूरा पूरा हो जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस अंडर विच अटेम्प्ट्स टू मेक द अचीव डिजायर टारगेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस, सॉरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948, इंडिपेंडेंस के बाद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अनाउंस, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के डिक्लेरेशन अनाउंस किया गया था। द पॉलिसी सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन, तब क्या बना था, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, एंड इलेबोरेशन ऑफ पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्या क्या थे भैया, प्लानिंग क्या थी इंडिया में, सबसे पहले देखिएगा। तो इस प्लानिंग के सर M विश्वेश्वरैया 1934 द प्रोमिनेंट इंजीनियर थे। द पॉलिटिशियन मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया 1934। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वाज क्या था, इट वाज 10 ईयर प्लान, 10 साल का प्लान था
उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू 1938 इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया था। कब बनाया था? 1938, बट कमिटी बट ड्यू टू चेंज द पॉलिटिकल इरर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिड नॉट मटेरियलाइज नहीं किया गया था। फिर बॉम्बे प्लान आया था 1940 में, और इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना था। ये 15 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान था। उसके बाद आया था SN अग्रवाल 1944 गांधीयन प्लान था ये आपका। फोकसिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड रूरल इकोनॉमी में किया था फोकस इन्होंने स्पेशली। उसके साथ साथ आपका जल्दी जल्दी एक बार पढ़ते जाओ। MN रॉय 1948 में आया था, इन्होंने पीपुल्स प्लान के बारे में बताया था। उसके बाद JP नारायण 1950 में आया था, जिन्होंने सर्वोदय प्लान के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, तो प्लानिंग कमीशन में आपके फॉर्मुलाइज किया था 5 ईयर प्लान इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड इन मार्च 1950, 15 मार्च 1950 से हुआ था प्लान, इधर हुआ था। और ये बिगिन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से में। तो जो प्लानिंग मेनली जो स्टार्ट हुई थी प्लानिंग, वो आपके यहाँ से स्टार्ट हुई थी। विद द लॉन्च द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से 50 से, मतलब 51 से लेकर 56 के बीच सबसे पहला प्लान आया था। नेहरू जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के पहले थे। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस बाय द नीति आयोग इन 1 जनवरी 1915, जिसके आपके हेड होते हैं PM। ठीक, तो सबसे पहले प्लानिंग की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ऐड है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको देखा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ऑफ 5 ईयर प्लान ड्राइव्ड फ्रॉम रसिया, रसिया से लिया गया था। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इंडिया लॉन्च 12 5 ईयर, 12 5 ईयर प्लान लॉन्च किए थे, 12 5 ईयर प्लान एंड द लास्ट वन 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड द लॉन्चिंग 5 ईयर प्लान्स एंड वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ये सबको पहला 5 ईयर प्लान कब आया आपका, ये सब देख लो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया 1900, देखो कौन कौन से याद रखना है, 51 से 56 के बीच आया। किस बेस में था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस था। काम क्या था? फोकस एरिया क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड कंट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में था। और इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट थे? प्रोजेक्ट कौन कौन से इनके? भाखरा नागर डैम था, हीराकुंड डैम था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक, और ये सब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो GDP ग्रोथ था 3.6% में। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के जो 3 पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान आपका क्या था? 1956 से 61 के बीच हुआ था। PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, अब फोकस एरिया क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसमें एग्रीकल्चर था, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में किया गया था। द स्टील प्लांट्स लगाए गए थे भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में ड्यूरिंग दिस प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 61 से लेकर 66 तक के बीच में चला। और इस प्लान का जो 5 ईयर कॉल, इसे बोलते हैं गैडगिल योजना। ठीक है, इसे गैडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। किससे योजना? गैडगिल योजना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में इसमें और भी कुछ पॉइंट है। इट विल मेक द सेल्फ, इसमें जो टारगेट किया गया था, मेन टारगेट वो इकोनॉमी इंडिपेंडेंट में किया था, रीच टू सेल्फ प्रोपर्ड पोजीशन और टेक ऑफ। ठीक है, इसका एम था इंक्रीज द नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना था। ठीक है, उसके बाद आपका पूछा जा सकता है प्लान हॉलीडे 3, तो ये 3 साल का प्लान हॉलीडे हो गया था ना 66 से 69 के बीच। ठीक है, GT इंडो पाकिस्तान वार के कारण हुआ था। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट प्लान इज फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका आया था 1964 से, मतलब 1969 से 1974 के बीच आया, 74 तक आया था। मेन ऑब्जेक्टिव आपका प्लान था ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। ठीक है, ग्रेजुएट 14 मेजर इंडस्ट्रियल इंडियन बैंक वर नेशनलाइज इसी समय हुए थे। इस चीज़ को ध्यान देना, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद नेक्स्ट प्लान आपका आ गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो आया था 1974 से 1979 के बीच में आया था आपका। और इसमें आपका क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई थी? तो टॉप प्रायोरिटी वाज बिगिन द एग्रीकल्चर, नेक्स्ट केम टू इंडस्ट्री एंड माइंस। ठीक है, इस पर ध्यान दिया गया था। पोवर्टी चलो छोड़ो, इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम रखा गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75, द प्राइम मिनिस्टर उस समय क्या थी? इंदिरा गांधी, और लॉन्च दिस प्रोग्राम। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या था आपका? नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, ओके 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 ओके। एंड ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान प्रिपेयर्ड बाय द लॉन्च बाय DP धर।
ठीक है, ये ओके, इसमें ध्यान दीजिए। सॉरी सॉरी, आगे आगे बात कर लेते हैं। तो आगे है रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान आपका क्या था? द जनता गवर्नमेंट टर्मिनेटेड द 5th ईयर प्लान 1977 से 78 एंड 1/6 5 ईयर प्लान की बात की गई थी, ठीक है। ओके, तो ये था आपका रोलिंग प्लान, थोड़ा देख लेना, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आपको बस याद रखना है कि 1978 से लेकर 1980 के बीच का जो प्लान था उसे रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिक्स तो आपका किसके किसके 1980 से 1985 के बीच था पॉवर्टी एडिडिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंसेस में बेस्ड था। और ये आपका प्लान जो था इसमें लॉन्च किया गया था स्लोगन गरीबी हटाओ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया था, गरीबी हटाओ किस 5th ईयर प्लान में था? 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। उसके बाद साथ ही साथ आपका क्या था, जो सेवन था आपका, सेवन वाला क्या था? 1985 से 1985 से 90 के बीच में था। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और स्पेशली इसमें डिस्कस किया गया था रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी इन जनरल। इसी समय आपका जो आया था योजना आई थी जवाहर रोजगार योजना आई थी GRY, और 1989 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। बस उसके बाद 2 एनुअल प्लान्स यहाँ पे और डिफाइन किए गए हैं, इसको थोड़ा याद रखेंगे। 2 एनुअल प्लान्स के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है। तो ये कौन कौन से प्लान थे आपके? 5 ईयर प्लान था, could not take place due to volatile पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण नहीं हो पाया था, ठीक है, इसको छोड़ो। उसके बाद आ जाओ 1992 से 1997 के बीच में चला, सॉरी 1992 से 97। इन दिस प्लान प्रायोरिटी किसको दी गई? गिवन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया था। और इसमें ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इंडिया वाज इंट्रोड्यूस किया था। न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंटों के बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाता है। 9th में देख लीजिए, 9th में 97 से 2000 के बीच में चला, और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है। फोकस किया था जो ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी के, बाकी सब इसमें ज़रूरी नहीं है। 10th में आ जाओ, 10th में 2002 से 7 के बीच में था, और इसका क्या था? ठीक है, 5 ईयर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, इसको स्किप करो। 11th वाला देख लो, 2007 से 12 के बीच में आया था। इसको द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किया था, और प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगराजन समिति, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट वन इज 12th आपका आया था 12-17 के बीच में, जिसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, छोड़ो इसका। उसका नीति आयोग आ गई, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहली बात तो यही पूछ लेगा आपसे फुल फॉर्म। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। थ्रू द यूनियन कैबिनेट रेजुलेशन, नीति आयोग द पॉलिसी थिंक टैंक के अकॉर्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाता है पूरा, पहले जो था नीति आयोग, ओके। इसमें और कोई पॉइंट है? इसमें यूनियन मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन फंक्शनल हेड ऑफ नीति आयोग होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है नीति आयोग का, ठीक, ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है नीति आयोग से रिलेटेड। तो चेयरमैन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, गवर्नर काउंसिलिंग होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है अपॉइंटेड बाय PM। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन क्या थे? अरविंद पनगड़िया थे, आपको याद रखना है। और फुल टाइम होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई याद करने वाली चीज़ इसमें नहीं है। फंक्शन में देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं भैया? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जाती है, विजन एंड सिनेरियो देखा जाता है प्लानिंग का, इंटरनल कंसल्टेंसी होता है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो हमें बस इन चीज़ों को ध्यान देना, कौन कौन से 2 टैक्स हमें पढ़ने हैं, बात खत्म, बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं सर। डायरेक्ट टैक्स इज रिफर्ड टू एज द टैक्स लीव्ड ऑन अ पर्सनस इनकम, जो सीधे पर्सन की इनकम से होती है, वेल्थ से, एंड रैपिड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सॉरी, बहुत जुकाम बहुत तेज हो गई है, ठीक है।
खैर, तो इसमें इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बस यही आपसे पूछेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफर टू द टैक्स रिलीव्ड अ पर्सन हु कंज्यूम्स द फूड्स एंड सर्विसेज एंड इज पेड इनडायरेक्टली टू द, जैसे किसी सामान वामान खरीदते हो उसके थ्रू जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो सब इनडायरेक्ट, जैसे सेल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गए। मेथड ऑफ टैक्सेशन आपको नहीं पढ़ना है। टैक्सेशन इन इंडिया थोड़ा बहुत देख लेंगे। टैक्सेशन इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन इंडिया आर्टिकल 256 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कि नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ओके। कुछ मेजर सेंट्रल टैक्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है तो ये पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल में कौन कौन से होते हैं आपके, तो इनकम टैक्स हो गया, CGST हो गया, इंटीग्रेटेड IGST होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। ये आपके सेंटर में लगने वाले टैक्स है। ठीक, स्टेट में कौन कौन से होते हैं, तो स्टेट में लगने वाले स्टेट गुड्स SGST होता है, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है। लोकल बॉडी टैक्स में आपका क्या आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है। ठीक, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ये बता ही चुका हूँ, तो इसमें कुछ और ज़्यादा अंदर पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। दिए तो बहुत कुछ है मगर हमें हमारे मतलब की चीज़ नहीं। आ जाओ इधर, हमारे मतलब की जो जो चीज़ें बस वही को देख रहे हैं। GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कह रहा है सर जो GST होता है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स एंड विच रिप्लेस द मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। GST इज वन इनडायरेक्ट टैक्स टू इंटायर कंट्री, सभी कंट्री में लगने वाला टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास द पार्लियामेंट इन 29 मार्च 2017 को हुआ था। एक्ट केम इनटू द इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। मोटो क्या था, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। ठीक है, और GST इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन सॉरी क्या है यहाँ पे, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म टू इंडिया, रिफॉर्म टू द कंट्री। और डिस्टिनेशन ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा देख लो। ये जो 3 पिलर होते हैं इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा देख लो। जो सेंट्रल कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंट्रा स्टेट स्केल, और SGST कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट स्केल। IGST कंटेड, जो IGST इंटीग्रेटेड होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, कलेक्ट किया जाता है। इम्पोर्टेंट डिटेल, हाँ ये थोड़ा देख लो आप लोग। स्टेट वैट टैक्स, मतलब कुल मिला के जो GST इनकॉर्पोरेट, मैंने तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा है। GST में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स में आ सकते हैं। सेंट्रल सेल टैक्स आता है, परचेज टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स टैक्स होता है, इंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, टैक्स सर्विस टैक्स होता है, एडेंशियल ड्यूटी कस्टम हो गया। तो ये सारे टैक्स आते हैं इसमें। और टैक्सेशन लॉटरी वगैरह भी आपका इसमें आ जाता है। ओके, तो करंट GST रेट आपको दिए है अलग अलग कितना होता है। ये चेंज हो चुका है, ये शायद चेंज हो चुका है तो इसको अभी मत पढ़िएगा, ये चेंज हो गया नए GST उसमें। उसका पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया ये सब आपको नहीं पढ़ना, बजट वगैरह ये आपके मतलब का नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये तो ये पॉइंट पढ़ना होता है, एक पॉइंट पढ़ लेना। वैसे मेरे लिए तो मुझे तो नहीं आता। प्लान रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आप पढ़ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसको, ये आपके टॉपिक में भी नहीं है। ये कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं है आपके, बैलेंस सरप्लस, हाँ ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, ये आए हुए हैं टॉपिक से, तो ये पढ़ लो। तो इसमें बैलेंस देखो, कोशिश कर रहे हैं, अगर 1.5 घंटे में ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, बैलेंस बजट में आपको बस याद रखना है सर कि सर द गवर्नमेंट में स्पेंड द अमाउंट एंड इक्वल टू रेवेन्यू विच इज कलेक्ट। ठीक है, डैट इज नोन द बैलेंस। जितना खर्च कर रहा हो उतना कलेक्ट कर ले तो वो बैलेंस हो गया। जैसे गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू बराबर गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट क्या होता है, ये एक प्रकार का बजट होता है व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द ईयर इज ग्रेटर दैन एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब एस्टिमेशन ज़्यादा लगा दिया और उसमें जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट मतलब कहने का मतलब क्या है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपका ज़्यादा है
मगर जो लगा वो कम लगा, ठीक। डेफिसिट बजट वन वेयर द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू एस्टिमेटेड किया गया था उस वो कम पड़ गया और एक्सपेंडिचर में प्रपोज ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सरप्लस बजट कब होता है, जैसे मान लो आपने ज़्यादा एस्टिमेशन लगाया और कम लगा तब। और डिफिसिट बजट कब होगा, जब आपने एस्टिमेशन सोचा कि 10 लाख है और लग गया 15 लाख, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट बजट आ जाएगा, ठीक। बजटेरी डेफिसिट में आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान देना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, प्राइमरी। मगर आपको कौन सा पढ़ना है, आपको रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ सकते हो और फिजिकल डेफिसिट, ये बस आपको पढ़ना है। वैसे देखना है तो चारों देख लेते हैं, कितना टाइम नहीं लगता उसमें। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देते हैं तब मिलता है। बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर में जब आप टोटल रेवेन्यू घटा देते हो तब मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आया भी था लास्ट ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट या सॉरी फिजिकल डेफिसिट आया था तो बजट डेफिसिट आ सकता है इस बार, है ना। फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी में क्या होता है, टोटल जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए देखो इसे अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक। तो कह रहा है सर फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो आप उधार लेते हो उसको हटाकर जो भी आप घटाओगे टोटल एक्सपेंडिचर को, वो सारा आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है सर, इट डिफाइन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच रिगार्ड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट परचेजेज एंड द लेवल ऑफ ट्रांसफर एंड द ट्रांसफर स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो खैर इसको अगर नहीं अंदर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत पढ़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट्स आ जाते हैं। ये देखो इतना बस याद कर लो। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हो गया, कैपिटल इन्फॉर्मेशन हो गया, रीजनल बैलेंस हो गया। और फाइनेंस कमीशन कब हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, बस उतना थोड़ा बहुत जान लेते, पीछे पढ़ के आए ही हैं, ठीक है। 280 में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जीए स्टेब्लिश 1951 में हुआ था। आर्टिकल 280 में इसके कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। उसका फाइनेंस कमीशन आज वंस इन 5 ईयर में बनता है, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड 2 ईयर बिफोर द पीरियड। 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन सेट अप इन नवंबर 17 और 15th फाइनेंस कमीशन मिनिस्टर एनके सिंह थे, बट अब चेंज हो गया, अलग बात है। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, ट्रेड, ट्रेड क्या होता है ये जान लो। ट्रेड देख लो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, 1 मिनट दे दो थोड़ा, पानी वानी पी लिया जाए। तो मज़ा आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स से दुनिया में खो गए बिल्कुल, है ना। ट्रेड पढ़ लेंगे, ट्रेड के बाद 2-4 टॉपिक ही है, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो सोच रहे हैं ख़त्म ही कर दें पूरा, ठीक। चलिए, तो क्या कह रहा है, ट्रेड क्या है, ट्रेड इज एंड द पावरफुल फोर्सेस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड द टर्म ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड वेयर्स द मर्चेंडाइज एंड पीपुल। कुल मिला के चेंज करने वाला फंडा होता है, अपने काम की चीज़ देख रहे हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी पूछा गया है इनसे। तो कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, POB क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री with the rest of the world for the specified period of time, typically year, ओके, ठीक। तो कुल मिला के सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक प्रकार के रिकॉर्ड्स है, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन इन गुड्स में होते हैं, सर्विसेज में होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं आपके रेजिडेंट ऑफ कंट्री के या आपके वर्ड्स के द्वारा जो भी है पर्टिकुलर टाइम में करते हैं, वो सारा आपका इसी में काउंट होता है। कह रहा बेसिकली इट इज नेट आउटकम ऑफ द करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ इकॉनमी एंड देयर आर 2 मेन अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट इज कंसिडर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप के होते हैं, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में आपका जनरली क्या होता है, द ट्रेड्स इन गुड इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स।
करेंट अकाउंट इज रिकॉर्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इतना याद रखिएगा। उसके बाद ट्रेड इन सर्विस में क्या होता है, इंक्लूड द फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम होता है ट्रांसफर पेमेंट में रिसिप्ट एंड रेजिडेंट कंट्री फॉर फ्री एंड विदाउट हैविंग प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, इसको छोड़ो, इसका मतलब नहीं। हाँ, ये बैलेंस ऑफ करंट पेमेंट में इसमें देख लो, रेफसेट बराबर होता है पेमेंट बैलेंस करंट। और अगर रेफसेट ये दोनों पॉइंट आप याद रख लो ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो गया पेमेंट से तो करेंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा, अगर रिसिप्ट कम हो गया पेमेंट से तो करेंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, ट्रेड बैलेंस आता है, तो इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जानकारी, आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल से नहीं आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड से आया। कह रहा है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है किसमें, गुड्स ऑफ कंट्रीज, दोनों कंट्री के जो गुड्स होते हैं उनमें इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। The export of goods entered as a credit item in the balance of trade, whereas the import of goods entered in a debit item balance of trade। मान लो कि एक जगह से क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है क्रेडिट आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और एक जगह से क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है और डेब्ट इन आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ ट्रेड बैलेंस, जिसे हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, तो कह रहा है इट इज सेड टू बी द बैलेंस व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हमारा काम क्या होता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स को बैलेंस करना होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। द सरप्लस बीओटी ट्रेड सरप्लस विल राइज द कंट्रीज एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड देन व्हाट इज इम्पोर्ट, जितना कर रहा है उससे ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। वेयर एज द डिफिसिट बीओड, ये कंट्री इम्पोर्ट मोर गुड्स व्हाट वी एक्सपोर्ट। मतलब कहने का मतलब देखो समझो, ट्रेड ऑफ बैलेंस का मतलब, कहने का मतलब है कि भैया जितना इंपोर्ट कर रहे हो उतना ही एक्सपोर्ट करो, उतना ही बराबर है। ठीक, सरप्लस बीओडी का मतलब होता है कि ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब आपका मान लो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, मोर गुड्स हो जाएंगे, देन व्हाट इज इंपोर्ट, जितना इंपोर्ट करना है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा तो बढ़ जाना है। और डिफिसिट कब होगा, इसका अपोजिट कर दो। बैलेंस ऑफ विजिबल नहीं, कैपिटल अकाउंट इससे आपको मतलब नहीं है, बस ख़त्म ही हुआ सा है, होने वाला है। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ये आपके नहीं काम की चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको। फॉरेक्स वगैरह आपका नहीं है, टॉपिक ही में नहीं है, क्यों पढ़ाएंगे फालतू, ये आपके टॉपिक में नहीं है। रिसेशन भी नहीं है, तो रिसेशन है तो नहीं, हाँ रिसेशन है, चलो इसको देखो। रिसेशन में सब तो नहीं है मगर कुछ पॉइंट्स हैं उसको देते हैं। रिसेशन, द इंटरेस्ट रेट आर लो ड्यूरिंग द रिसेशन फेज, मतलब नो डाउट रिसेशन का मतलब आता है ना कमी, वो आ जाना, अरे क्या गरीबी टाइप का आता है। डिक्रीज द इनफ्लो फॉरेन कैपिटल्स वगैरह रिटेल, और करेंसी विल डिप्रिसिएटेड अगेंस्ट इट्स करेंसी, देर हो जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है रिसेशन आ जाता है, जैसे 1991 में आया था। अप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन मींस द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन, जब आपकी करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी की वैल्यू से क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो अप्रिसिएशन। और उस समय क्या होता है, अप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव दैन इम्पोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्या क्या है कि मनी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है इम्पोर्ट करने में, इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा। डिप्रिसिएशन में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मार्केट सिचुएशन में डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यू द इन फ्रंट ऑफ द फॉरेन करेंसी, जब हमारे घर की मुद्रा, हमारे यहाँ की मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाहर की मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे अमेरिका की बढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो करेंसी आपका डिप्रिसिएशन में काउंट होगा। डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये चारों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर पढ़ के आए हो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो इसको देख लो। तो कह रहा है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कट डाउन बाय इट्स गवर्नमेंट अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, मतलब कहने का मतलब है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपकी पूरी की पूरी डोमेस्टिक करेंसी को कट डाउन कर दिया गया इन इट्स गवर्नमेंट अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, इट मीन्स द ऑफिशियल डिप्रिसिएशन इज अ डिवैल्यू, जो डिप्रिसिएशन होता है एक प्रकार का डिवैल्यूएशन ही होता है।
रिवैल्यूएशन क्या मतलब होता है, टर्म इज यूज ऑफ व्हेन, जब आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है, इट मीन्स द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द एक्सचेंज रेट इट्स करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन, मतलब एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ा दे तो आपके क्या होगा, वो अप्रिसिएशन की जस्ट लाइक होता है। सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, ये सब नहीं आएगा आपसे, चीप करेंसी और ये आपके उसके नहीं है। हाँ, एफडीआई देख लो, एफडीआई से टॉपिक आया था। चलो यार, ख़त्म ही हो रहा है, बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, परेशान। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको देख लो, एफडीआई क्या होता है, सबसे पहले फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी फॉरेन कंट्री होते हैं डैट इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है सर, कंट्रोल करेगा, पार्टिसिपेट कर। इट करस्पॉन्ड, मतलब इट करस्पॉन्ड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज, जो भी मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज होगी फॉरेन कंट्री में, उसमें करस्पॉन्ड करेगा। एंड द डिफरेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, विच प्राइमरली मोटिवेटेड प्रॉफिटेबल एंड डज नॉट सीक द मैनेजमेंट, ठीक है, हमसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, हमसे मतलब यहाँ पे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट एफपीआई होता है आपका, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट एफआईआई होता है। आपको अंदर नहीं जाना है, आपको ये पढ़ना है इंडिया के लिए बस। तो इंडिया में एफडीआई का क्या मतलब है, बस वो देखेंगे। इन इंडिया एफडीआई हैज़ बीन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सेस द इंटरनेशनल मार्केट। कहने का मतलब है एफडीआई ने क्या किया है, एडवांटेजेस लिया है, एंड फ्री फ्लो, जब से उन्होंने क्या किया है, अपने कैपिटल को फ्रीली फ्लो कर दिया, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, और साथ ही साथ मैनेजमेंट जो एक्सपर्टीज है इसको करके हमने अपने एफडीआई के थ्रू एडवांटेज लिया है। तो एफडीआई इन इंडिया अलाउड टू अंडर ऑटोमेटिक रूट्स हो गया, डर नॉट रिक्वायर पीरियड अप्रूवल आइदर बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कह रहा मेजर सेक्टर इज बेनिफिट फ्रॉम एफडीआई इन इंडिया इज अ फाइनेंशियल सेक्टर, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो फाइनेंशियल सेक्टर को हुआ है एफडीआई से, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एरिया है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, जो सबसे ज़्यादा इस समय। कुछ कह रहा है कि प्रोविटेड सेक्टर्स होते हैं, फॉलोइंग द सेक्टर विच प्रोविटेड फॉर एफडीआई के लिए कौन कौन से सेक्टर प्रोविटेड होते हैं, जैसे लॉटरी बिजनेस में नहीं हो सकता, गैम्बलिंग में नहीं हो सकता, बिजनेस में नहीं, चिट फंड में नहीं यूज कर सकते हो, निधि कंपनी में नहीं हो सकता, ट्रेडिंग ट्रांसफरेबल एंड डेवलपमेंट राइट्स में नहीं हो, एटॉमिक एनर्जी में नहीं यूज हो सकता, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड अब यहाँ से लग रहा है कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है सर, यूनाइटेड नेशन ने डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च हैज बीन पब्लिशिंग किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली होता है, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। एसडीआई हेल्प टू गवर्नमेंट रियल एंड लिफ्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपुल, ठीक है सर। एसडीआई का जो डेवलप किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मोहम्मद उल हक ने किया था, एंड द इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने किया था, ठीक है, इन 1990 में। वाज पब्लिश द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी। और एसडीआई जो होता है कंस्ट्रक्टिव बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स एंड जीडीपी पर कैपिटा पे बेस्ड होता है। ओके सर, और कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं, तो बस इसको अंडरलाइन करो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ था, और इन दोनों ने 1990 में एसडीआई को किया था। यूएन नेशन डीपी देखता है बेस्ड ऑन द, इस पे होता है। और क्या होता है यहाँ पे थोड़ी चीज़ें, तो डायमेंशन ऑफ इंडेक्स होता है, ठीक है, इसे छोड़ो, इसे हाँ ये देखो इसकी वैल्यू, ये देखो द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डायमेंशन एक्सप्रेस एज द वैल्यू 0 to 1 अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है, 0 to 1 के बीच में कंसीडर करते, एक दो क्वेश्चन किए थे ना। ओके, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इन 2019, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फॉर यूएनडीपी, इंडिया है रैंक विद 29 फर्स्ट इन 89 कंट्री। ओके, ये सब तो नहीं है, ये चेंज होता रहता है, आपको याद रखना है। अभी एसडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपका 2025 में इंडिया की क्या रैंक थी, ये आप लोग को याद करना है देख कर, ठीक। और 2026 में आ गया तो अलग बात है। तो 3 टॉप कंट्रीज होते हैं, जिसमें नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है। अब देखो ये रिसेंट में चेंज हो गया हो, अलग बात है, ये पुराना डाटा हो सकता है। प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम जन योजना आई थी, अगस्त 2024 में लॉन्च हुई थी रुपए कार्ड बेस पे। और इसके अलावा आपकी कौन कौन सी योजनाएं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया था, उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल ग्रामीण मनरेगा वगैरह आया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण
कौशल्य ग्रामीण कौशल्य योजना आया था, उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, अर्बन लिवलीहुड मिशन आया था, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इस स्कीम के तहत। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इकॉनमी आ गया। तो ये सब जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या इस पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस पीडीएफ के थ्रू आप ये इसको लर्न कर सकते हैं। उसमें आपका सारी चीज़ें एक जगह शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दी गई हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। और ये इसको पढ़ने से आप मत सोचो कि इसे पढ़ने से सारी चीज़ें, आप जब पूरे वीडियो पढ़ के यहाँ आएंगे नो डाउट तब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वहाँ नहीं पढ़ा तो इसको यहाँ पे पढ़ लेना। सेज ग्लोबलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो चीज़ वहाँ नहीं है और यहाँ पे बता दी गई है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैंने नहीं बताया था। फुल पॉवर्टी क्या, लिबरलाइजेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, प्राइस क्या होता है। उसके बाद कंजम्पशन क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स जो इकोनॉमी होती है। मनी क्या होता है, सप्लाई मनी और सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन, क्रेडिट क्रिएशन होता है, बैंक रेट होता है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो होता है और कैश रिजर्व रेशियो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आपका क्या है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, डोमेस्टेशन क्या होता है, डोमेस्टिसेशन क्या होता है, उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिवैल्यूएशन, परचेजिंग पावर, फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एफडीआई क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लेना क्या हमने अंदर नहीं पढ़ा। फ्री ट्रेड एरिया पढ़ चुके हैं, एफटीए, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ऊपर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया, अगर आप चाहो तो ये 3-4 प्रकार के टैक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है टैक्स इनकी, भाई एक एक लाइन का थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद ये है एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट क्या होता है, फिजिकल डेप्ट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट पढ़ लेना, बैलेंस बजट, डिफिसिट और सरप्लस बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है। उसके बाद ये हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ लिए, शॉर्ट में दिया है। लीजेज फेलियर क्या होता है, टॉबिन टैक्स क्या होता है। हम यहाँ से ना इकोनॉमिक इन लाइनर भी दिया है इसमें इस पीडीएफ में, तो आप लोग यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स है, मैं डाउन किए दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं चीज़ों को, 1 मिनट रिकॉल करना। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा जो मैं वहाँ पे नहीं बताया या नहीं होगा पॉइंट, तो वही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को, ठीक है। गॉटफ्रेड हार्बर, जैसे बजट डेफिसिट के वो कहते हैं। उसके साथ साथ खादी विलेज वाला, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई का याद रखिएगा थोड़ा। जेंडर बजट स्टेटमेंट हो गया और इकोनॉमिक हो गया, जो देखो करंट से रिलेटेड है इसमें, तो रिसेंट का चेक करिएगा, ये नहीं कि जो ओल्ड है उसी को रट के चलेगा, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक सेंटर स्टैटिकल ऑफिसर, सीएसओ होता है जो एस्टिमेशन करता है, ठीक है। जीडीपी सीरीज कैलकुलेट जीडीपी बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, फर्स्ट 5 ईयर हेराल्ड और मार्डर में था, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सचेंज। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, रियल टाइम ग्रॉस इन वेब, DIDD बैंक का चेक होता है, ठीक है। और जॉन रिचर्ड हिक ने कैपिटल एंड ग्रोथ रिटर्न किया था। उसके साथ साथ कुछ इसमें और पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत तेज जुकाम हो गई, बस अब बस एंड करते हैं इसको। तो ये सारे पॉइंट मैं पढ़ा चुका, जो भी नहीं होगा वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है, तो आई थिंक आपको बस इतनी ही कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी इकोनॉमिक्स हो गई है, ओके। अब बस इसके बाद आप क्या करना है, यही टॉपिक जो आपके जितना भी आपका बिहार, जैसे मान लो बिहार वाला दे रहे हैं जो लोग एग्जाम, तो बिहार वाला जो है तो उसका इकोनॉमिक्स में यही टॉपिक से बेस जो आपके करंट आया वो हो जाएगा। और नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल में जो इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन आए उन्हें टारगेट कर ले, बस इतने से काम जान जाना है। तो 10-12 नंबर यहाँ से और 5-10 मतलब 20 नंबर, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं, जय हिंद।